महोदय जी, जब आज विषय पे इस पे चर्चा होती है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो एक और हम सब का हृदय कहीं ना कहीं गर्व से भर जाता है। तो विपक्षियों ने एकजुट होकर के इस बिल के गिरने पर मेज थपथपाई थी, तो कहीं ना कहीं हमारा मन पीड़ा से भी भर जाता है। आप बहुत असत्य बोल रही हैं। आप सत्य बोल लीजिएगा, जब आपके बोलने की बार बार खड़े होकर टोकना टोकी करना शुरू कर देते हैं। कोई भी सदस्य अभी 2 मिनट बोले नहीं हुआ, आप 6 लोग खड़े होकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। सभी जो योजनाएं हैं सरकार की हो चाहे कोई भी योजनाएं हो, वो हमेशा निष्फल रहती हैं। ताकत की बात आती है वहाँ बीजेपी कांग्रेस या कोई तीसरी बात हम नहीं करें। मैंने इसलिए भी जिक्र किया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे। बिना राजनीतिक चश्मे के शायद कांग्रेस या इंडी गठबंधन कभी किसी चीजों को देख ही नहीं पाई। से इसकी गवाही है 17 अप्रैल का वो दिन। आज 2010 में विपक्ष ये तो आपको बताना होगा सभापति महोदय कि उस समय सरकार गठबंधन धर्म के दबाव में नहीं कर पाए होने के बाद आप लोग पास सभापति महोदय बताना होगा। भावनाओं से सहमत होते तो आरक्षण पास हो चुका रहता अभी तक। भावनाओं से सहमत रहते आरक्षण पास हो चुका रहता। तर्कों पे बात कीजिए, तर्कों पे बात कीजिए, भावनाओं पे बात मत कीजिए। सभापति महोदय, ये सत्ता विपक्ष वाले भावना की भावना ही नहीं समझ रहे हैं। एक मिनट आप सुन लीजिए थोड़ा। आपको भी जोश आता है क्या? इतना गलत बोलेंगे आदरणीय तो जोश तो आएगा ही। नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि 33% आरक्षण 2029 से मिलने लगे, इसलिए वो संशोधन आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इसलिए लाया गया क्योंकि उसके पहले आपने जो लाया था उसको बदलना चाहते थे। क्यों बदलने की जरूरत पड़ी, इसका जवाब दीजिए अगर आप इस बात का जवाब दें। जिसका ये विरोध कर रहे हैं, महिला की शक्ति का ये विरोध करने वालों को अंदाज नहीं है। आज यहाँ खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो भी दिखेगा, बोलिएगा आप लोग, चिंता नहीं है। अध्यक्ष भी अब तो आ चुके हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। कल यानी कि 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य था मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस पर चर्चा होनी थी और वास्तव में ये अधिनियम जो है महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा करता है या व्यवस्था करता है। इस अधिनियम को लेकर के कल चर्चा हुई और इस चर्चा के दौरान जो है जो करीब 8-9 घंटे जो विधानसभा चली है उसमें क्या कुछ हुआ वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। इस अधिनियम को लेकर के, अधिनियम को पास कराने को लेकर के, चूंकि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है तो ये ध्वनि मत से पारित हो गया, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया। लेकिन विरोध की वजह क्या है वो आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि ये जो 33% आरक्षण का मामला है वो परिसीमन के बाद महिलाओं को मिले। और परिसीमन किसका? लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा हैं उनका परिसीमन होना है। इस परिसीमन के बाद इसको लागू किया जाए और परिसीमन जो है वो करीब 2034 के बाद हो पाएगा, यानी कि जो ये जो आरक्षण है वो 2034 के बाद लागू हो पाएगा। इसी का कांग्रेस विरोध कर रही थी और कांग्रेस का कहना ये है कि इसको तत्काल लागू कर दिया जाए, 33% आरक्षण को यानी कि विधानसभाओं में तत्काल लागू कर दिया जाए। और इसी बात को लेकर के जो है सदन में ज़बरदस्त बहस भी हुई और कांग्रेस ने जो है वॉकआउट भी किया। अब आपको सुनवाते हैं कि इसमें तमाम महिला जो विधायक हैं उन्होंने अपने अपने भाषण दिए, खासतौर पर महिलाएं ही भाषण दे रही थी। लेकिन जो है विपक्षी दलों ने या पक्ष के जो विधायक हैं और पुरुष विधायक हैं उन्होंने बहुत सारी बातों में टोका टाकी की और इससे माहौल गर्म हो गया। सत्ता पक्ष जो है इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो है परिसीमन के बाद लागू करना चाहती है। चूंकि परिसीमन जो है जनगणना के बाद हो पाएगा और जनगणना जो है 2027-28 में शुरू होने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में जो परिसीमन होगा वो परिसीमन होने के बाद जो आरक्षण है वो 2034 के चुनाव के बाद लागू हो पाएगा। अब कांग्रेस ये मांग कर रही है कि जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है उसे तत्काल लागू कर दिया जाए। बस इसी बात को लेकर के कांग्रेस ने सदन का बहिष्कार भी किया और वो बाहर निकल गई। अब बताते हैं कि कल जो है जो पंडरिया की विधायक हैं भावना बोहरा, जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो किन किन मुद्दों पर या किन किन बिंदुओं पर विपक्षी दलों के जो विधायक हैं उन्होंने उनको टोका
और क्या क्या बहस हुई, वो सारी कुछ जो स्थिति है वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। श्रीमती भावना बोरा। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। सभापति महोदय जी, आज जिस विशेष विषय पे हम सब यहाँ चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से आदरणीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का बहुत अभिनंदन करूंगी और साथ में हमारे यशस्वी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करूंगी कि इस महत्वपूर्ण विषय की गंभीरता को समझते हुए छत्तीसगढ़ के इस पावन विधानसभा में, इस परिसर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जो संकल्प पारित करने के लिए हम सबको यहाँ पे आज एक आने का अवसर दिया। और महिला होने के नाते विशेष तौर पे मैं सभी बहनों के तरफ से भी अभिनंदन करूंगी कि हमें अपनी बात रखने का यहाँ पर जो अवसर आज आप सबने दिया है, वो भी बिना किसी समय की पाबंदी के, तो उसके लिए आपका अभिनंदन करती हूँ। महोदय जी, जब आज विषय पे इस पे चर्चा होती है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो एक और हम सब का हृदय कहीं ना कहीं गर्व से भर जाता है, लेकिन जब दूसरे ही क्षण 17 अप्रैल का वो समय याद आता है जब विपक्षियों ने एकजुट होकर के इस बिल के गिरने पर मेज थपथपाई थी, तो कहीं ना कहीं हमारा मन पीड़ा से भी भर जाता है। महोदय जी, गर्व इसलिए होता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के संसदीय इतिहास में नारी शक्ति को सर्वोच्च अधिकार दिलाने का जो अदम्य साहस लोकसभा में किया है, चाहे वो महिला राजनीति से जुड़ी हो चाहे ना जुड़ी हो, हर किसी की नजर उस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर थी, लोकसभा के सदन पर थी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष ने, कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने एक साथ एक विपक्ष के रूप में अभेद्य और षड्यंत्रकारी दीवार बन करके जो इस बिल के विपक्ष में जो खड़े हुए हैं देश की महिलाओं ने, उसे भी देखा है। आप बहुत असत्य बोल रही हैं। आप सत्य बोल लीजिएगा, जब आपके बोलने के बाद आप सत्य बोल लीजिएगा, आपको सत्य बोलने का मौका हमारी आप लोग नहीं टोकेंगे, आपको सुन तो लीजिए, आप सुन दे तो कम से कम, आप टोका टोकी मत करिए, हमारा भी रखना चाहिए। सुनिए, आप बोलते हैं बार बार खड़े होकर टोकना टोकी करना शुरू कर देते हैं। सभापति महोदय जी, विशेष सत्र जो है ना, सत्य बोलने के लिए विशेष सत्र लाया गया है। अभी बैठिए, आप भी बैठिए। ये ऐसे में कैसे भाषण होगा किसी का? कोई भी सदस्य अभी 2 मिनट बोले नहीं हुआ, आप 6 लोग खड़े होकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई कोई तरीके से नहीं है ना। सभापति महोदय, नहीं, हर बात में नहीं बोलेंगे ना। हर सदस्य के बारे में हर कोई टीका टिप्पणी करेगा तो भाषण नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है, वो तो आप तो सीनियर है ना, वो तो पहली बार की विधायक हैं, कितना बोलना शुरू कर रही है, तो उनको थोड़ा सहयोग करिए ना। आप बैठिए, बोलिए भावना। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। सभापति महोदय जी, आज जिस विषय पे चर्चा हो रही है या लोकसभा में जिस विषय पे 17 अप्रैल को 16 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाकर जो चर्चा हुई थी महोदय जी, सिर्फ एक विधेयक नहीं था, कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि न जाने कितनी सदियों से लंबित महिलाओं की एक पीड़ा, उनकी अनवरत जो यात्रा थी, जिसे लगातार जो दशकों तक के जो सत्ता में रहे, जिस तरीके से महिलाओं को अधिकार देने के नाम पर जो छला गया है, कहीं ना कहीं उसके विषय पे कानून बनने की बात थी। महोदय जी, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वात्र त्राफला क्रिया। हम सब जानते हैं, शुरू से हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा है कि जहां नारी का सम्मान होता है, जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन शायद जो विपक्ष है, जो इंडी गठबंधन है, जो कांग्रेस है, शास्त्रों से कहीं वो इस बात से समाहित नहीं करती, इसलिए लगातार जो मैंने दूसरा लाइन बोला उस पर लगातार वो काम करते हैं, क्योंकि जहां नारियों का सम्मान नहीं होता है, वह राष्ट्र निर्माण से लेकर के सभी जो योजनाएं हैं सरकार की हो चाहे कोई भी योजनाएं हैं, वो हमेशा निष्फल रहती हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, अगर वैदिक काल की बात करें तो हमने लगातार ये चीज देखा है कि वैदिक काल में भी महिलाओं को उच्च स्थान शुरू से दिया गया है। आज न जाने कितने ऐसे उदाहरण, गार्गी का उदाहरण ले ले, लोपामुद्रा का उदाहरण ले ले, अपाला का, घोषा का, मैत्री जैसी अनेक विदुषियां जो सिर्फ गृहिणी न होकर के वेदों की ऋचाओं में जिन्होंने अपनी रचनाएं दी हैं, ऐसे कितने राजाओं की सभा में, आदरणीय जनक की सभा में भी ऐसे महर्षि ज्ञानवल्लभ से प्रकांड विद्वानों के साथ दार्शनिक शास्त्रों में जो भाग लेती थी वो महिलाएं थी। राष्ट्र की नीति निर्माण से लेकर के धर्म और ज्ञान में जो सीधा अपना प्रभाव डालती थी। ऐसे कई सारे हमने बौद्धिक और सामाजिक इतिहास जब हम देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण प्राचीन काल के वैदिक काल में हम सबको दिखाई देते हैं। महोदय जी, मध्य और आधुनिक काल की अगर इतिहास पर हम दृष्टि डालते हैं तो हमारा
सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम याद करते हैं वीरांगना रानी दुर्गावती को, जब हम याद करते हैं अहल्याबाई होलकर को, जब हम याद करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, जब हम याद करते हैं किंतूर की रानी चिन्नम्मा को, जब हम याद करते हैं जीजाबाई को, जो सिर्फ राजनीतिक साहस नहीं, जो सिर्फ सैन्य का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि सुशासन और न्याय के कदम में साहस का एक बड़ा परिचय थी, जो आज भी हम सब महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। महोदय जी, हम छत्तीसगढ़ महतारी की सब बेटियां हैं, चाहे पक्ष में बैठी हो, विपक्ष में यहाँ बैठी हो सदन में, लेकिन सब छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी हैं। और छत्तीसगढ़ महतारी के इतिहास पे अगर हम जाएंगे तो बहुत गौरवशाली इतिहास छत्तीसगढ़ महतारी का रहा है, जहाँ पे कण कण में यहाँ की महिलाओं का शौर्य हम सबको देखने को मिला है। आदरणीय सभापति महोदय जी, यहाँ बिलासाबाई केवटिन, जो अपने अदम्य साहस और तलवार के दम पर समाज की रक्षा जिन्होंने किया, हमारे बिलासपुर शहर का नाम उनके नाम से आबाद हुआ है। महोदय जी, आज जब हम सरगुजा की बात करते हैं, बहुत सारे हमारे विधायक साथी यहाँ सरगुजा से बैठे हुए हैं जो महिलाएं हैं, जब सरगुजा की बात करें तो राजमोहनी देवी जी, जिन्होंने बापू के आदर्शों पर चल करके एक बड़ा समाज सुधार का बड़ा आंदोलन जिन्होंने खड़ा किया। आज हम बात करते हैं डॉक्टर राधाबाई का संघर्ष, जो हम कभी नहीं भूल सकते। आज हम याद करते हैं पहली महिला सांसद आदरणीय मेरी माता का, जिन्हें हम श्रद्धा से याद करते हैं, जिन्होंने एक कानून, अस्पृश्यता निवारण कानून पारित करके महिलाओं की महती भूमिका न सिर्फ सदन में बल्कि समाज में भी बनाई है। आदरणीय सभापति महोदय जी, आपातकाल के महिला सांसद बनी थी, पहली सांसद। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें बिल्कुल कोई दो राय। एग्जैक्टली, जहां महिला के संविधान की, उनके ताकत की बात आती है, वहाँ बीजेपी कांग्रेस या कोई तीसरी बात हम नहीं करें। मैंने इसलिए भी जिक्र किया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे। कांग्रेस ने बनाया, ऐसा बोलिए ना, कांग्रेस ने महत्व दिया, ये भी बोलिए ना। कांग्रेस ने सम्मान किया, ये भी उल्लेख करना चाहिए ना आपको। लेकिन जो आंकड़े वृद्धि नहीं, बहुत आश्चर्य है, बिना राजनीतिक चश्मे के भाषण दीजिए, जवाब मत दीजिए। बिना राजनीतिक चश्मे के शायद कांग्रेस या इंडी गठबंधन कभी किसी चीजों को देख ही नहीं पाई। सही, इसकी गवाही है 17 अप्रैल का वो दिन। उस पे विषय पे भी आगे आएंगे, चिंता मत कीजिए। मेरी माता सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि हर छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए गर्व की बात है। मैंने इसलिए कहा कि वो भी छत्तीसगढ़ की बेटी जिन्होंने मान बढ़ाया छत्तीसगढ़ का। हम आदरणीय रजनीताई को कैसे भूल सकते, रजनीताई उपासनी को, जिनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत रहा है, जो पहली विधायक बनकर के जिन्होंने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को गौरव से जिन्होंने भरा है। आदरणीय सभापति महोदय जी ने कितनी सारी ऐसी नेत्रियां जो हमारे छत्तीसगढ़ में चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, लगातार पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक के, नगरीय निकाय से लेकर के लगातार संसद तक के, आज भी छत्तीसगढ़ का नाम हमने मंच पे बुलंद करी, जिन्होंने उनके हमारे महोदय जी एक बात की चर्चा मैं जरूर करूंगी। आज ऐसी एक हमारे बीच में हमारे सदस्य हैं जो यहाँ पे, बल्कि 2 सदस्य जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगी, आदरणीय गोमती शाह जी, आदरणीय रेणुका सिंह जी। 2023 में जब इस विषय पे चर्चा हुई थी, महिलाओं के आरक्षण के विषय में, ये सदस्य वहां उपस्थित थी। जब इनसे बात होती तो ये बताती हैं कि जिस समय ये विषय सदन में आया, हमारा सीना गर्व से फूल गया था कि हम ऐसे ऐतिहासिक पल के गवाही हम बने थे। लेकिन महोदय जी, वहीं अगर हम 17 अप्रैल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां जो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, महिला सांसदों को बहुत दुख हुआ होगा इस बात का कि ऐतिहासिक क्षण के वो गवाह नहीं बन पाए हैं। महोदय जी, इतिहास में हम जब जाएं तो लगातार हम देखेंगे जिस तरीके से, चाहे मुगलों के आक्रमण की बात करें, चाहे अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों की बात करें, न सिर्फ महिलाओं का शारीरिक बल्कि मानसिक शोषण लगातार हुआ है। बल्कि नेतृत्व करने की बात है तो उनका नेतृत्व को हमेशा खंडित किया गया। एक उम्मीद थी महोदय जी, जब देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, तो जिस तरीके से आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पुरुषों से कंधा मिला करके आंदोलन में भाग लिया। लगातार पुरुषों के साथ अनेक आंदोलनों के बाद जेल भी उनको ठूसा गया। लेकिन जब आजादी का सवेरा हुआ महोदय जी, कहीं ना कहीं उन पर यह विश्वास था कि अब भारत का नया संविधान बनेगा और संविधान बनने के बाद में उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। संविधान तो बना महोदय जी, लेकिन जहां तक ये अधिकार की बात है, सिर्फ 15 सीटों तक के 299 सदस्यों में महिलाओं को सिर्फ 15 सीटों में सिमट करके रहना पड़ा था। ये उस समय आजादी के बाद की जो सत्ता जिनकी थी, ये उनकी कथनी और करनी थी उस समय, जो लगातार ये बात करते कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महोदय जी, अब आजादी के दशकों से लेकर के लगभग हम 60 से 70 साल की बात करें, एक ही परिवार का राज रहा है। वो बताने की जरूरत नहीं है, जिससे पूरा देश का बच्चा वाकिफ है वो कौन सा परिवार रहा है। और आज भी हो सकता है इसी परिवार की कहीं सत्ता या उनका जो विशेष अधिकार है उस परिवार की महिलाओं का कहीं वो ना छीन जाए, इसलिए शायद इसका विरोध करके हमारे विपक्ष अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। महोदय जी, वास्तविकता है कि देश की नारी जो खेतों में पसीना बहाती है,
जो जंगलों में महुआ बीनती है, जो खादानों में काम करती है, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, जैसे अनेक वनांचल क्षेत्रों में जो लगातार संघर्ष कर रही है और जिनको मुख्य धारा में जोड़ने का जब विषय है, जब मुख्य धारा में लाने का उनको विषय है, तो कहीं ना कहीं जब संसद में सर्वोच्च पद पर बिठाने की जब बात आई तो लगातार फिर से चाहे कांग्रेस हो चाहे इनके जो गठबंधन हो, उन्होंने महिलाओं के हक को छीनने का काम किया है। महोदय जी, 1992 में जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ तब पंचायतों और नगरीय निकाय में, मुझे पता है कि इसके बाद फिर से मेरी बहनें खड़े होने वाली, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगी कि राजीव गांधी जी ने उसकी शुरुआत की, आप बधाई के पात्र है उसके लिए। लेकिन अगर मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं महोदय जी, उस समय वर्तमान में हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने उस समय मुख्यमंत्री की जो भूमिका में थे, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बना जहां पे 50% का आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज में दिया गया। छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य बना है महोदय जी, इसके लिए मैं बहुत अभिनंदन करूंगी। विशेष रूप से हमें कुछ विषय पे चर्चा हो रही थी, उसकी जिक्र में जरूर करना चाहूंगी महोदय जी। लेकिन जब हम 2014 की हम बात करते हैं, एक ऐतिहासिक युग की शुरुआत जहां से हुई, जहां नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में अपना नेतृत्व दिया, उस समय विमेन वेलफेयर की बात ना करके विमेन लेड डेवलपमेंट का सफर जो शुरू है महोदय जी 2014 से जिसकी शुरुआत हुई है, लगातार अनेक उदाहरण, मुझसे पहले भी आदरणीय लता उसेंडी जी ने अपने वक्तव्य में जिसकी चर्चा की है, लेकिन फिर भी कुछ विषयों को जरूर मैं दोहराना चाहूंगी, क्योंकि जो आरक्षण का विषय महोदय जी, ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी की एक दिन की सोच नहीं है। लगातार 2014 की हम शुरुआत की बात करें, चाहे शौचालय योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की हम बात करें, मातृत्व वंदन योजना की बात करें जिसमें 18,000 करोड़ से अधिक राशि जिसका वितरण किया गया, महिलाओं के नाम पे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड की बात करें, 90 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों को संगठित करने की जी हम बात करें, लगभग 4 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाता, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की हम बात करें, अनेक सारे विषय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम की शुरुआत की गई, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर जो 33% के आरक्षण की हम बात करते हैं, नींव का पत्थर वो साबित होता जो शायद विपक्ष को स्वीकार नहीं था। अनेक ऐसी हमारी आज बहनें, हमारी जो मुस्लिम बहनें, लगातार अभी शाहबानो केस की चर्चा हो रही थी, मुझे तो ये लगा था कि हमारी बहनों को जो विपक्ष में है शाहबानो केस किसी को पता है, याद है भी कि नहीं है। मोदी जी लगातार जब 3 तलाक का विषय है, जो अमानवीय कुप्रथा जो लगातार हमारी बहनों को झेलना पड़ता था, जब उसके लिए शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो उसको बदलने के लिए, कुछ लोगों को फायदा देने के लिए संसद में इसे कानून बनाकर पलटा दिया गया। वहां भी इसे बिल बना करके 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज महिलाएं मोदी जी सब घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, एक सेना की कमान संभाल रही हैं, चंद्रयान में शिव शक्ति का की पॉइंट बनकर के वैज्ञानिक के तौर पे काम कर रही हैं। चाहे बहुत सारे विषय महिला उदाहरण के मैं आपको बता सकती हूँ जो लगातार 2014 के बाद से जिस तरीके से महिलाओं में सशक्तिकरण की जो बात आई है महोदय जी, वर्तमान में लोकसभा अगर 2024 की हम तस्वीरें देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि भाजपा ने, अभी आप लोग जो चर्चा कर रहे थे उसकी बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हम आप लोग 8 हैं, हम लोग 11 हैं, नंबर हो सकता है वोट में कुछ ऊपर नीचे हो, कुछ महिलाएं जीते कुछ ना जीते, विषय उसका नहीं है। लेकिन विषय ये है कि जब लोकसभा की बात आई 69 महिलाओं को लोकसभा में चुनावी मैदान में उतारा गया, जिसमें से 31 महिलाएं जीत करके आज भी लोकसभा में अपने क्षेत्र की आवाज बुलंद कर रही हैं। लेकिन महोदय जी, इस बात से दुख भी होता है कि सिर्फ 14% का हिस्सा आज महिलाओं को लोकसभा में मिला है, और अगर 14% से 33% तक अगर किसी की इच्छा शक्ति से, किसी के साथ और सहयोग से अगर हमारे मोदी जी लाना चाह रहे हैं तो आपत्ति किसे है? इसका तो पूरा समर्थन करना चाहिए। कोई ये तो नहीं है कि सिर्फ भाजपा की महिलाएं आएंगी, कांग्रेस की महिलाएं नहीं आएंगी। 33% का आरक्षण तो हर उस महिला के लिए जो राजनीति में अपना भविष्य देखती है, जो देश के लिए अपनी सेवा देना चाहती है। महोदय जी, लगातार 1996 से लंबे 33% आरक्षण दशकों तक आखिरकार धरातल पर जब साकार होता नहीं दिखा, वो भी कारण ये था कि सिर्फ इंडी गठबंधन जो महिलाओं को उस मंच तक के पहुंचने ही नहीं देना चाहता था। महोदय जी, लगातार ये विषय पहली बार नहीं है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें, बहुत सारे विषय अभी जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन विपक्ष ने जो यह पाप किया है, जो 33% आरक्षण का सहयोग नहीं किया है, विपक्ष ने यह पाप कोई पहली बार नहीं किया है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि 1996 में, 1998 में और 2010 में, अभी हमारी आदरणीय सदस्य कह रहे थे कि आपके 2010 में विपक्ष में कौन थे?
सुनिए, आप हमारे बताइए, आप लोगों विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया, कभी नहीं विपक्ष ने कहा कहा है कि 2023 में जो कानून बन गया है उसको 2010 में जब ये पास हुआ तो लागू क्यों नहीं किया गया? गठबंधन धर्म निभा रहे थे क्या? गठबंधन धर्म निभा रहे थे क्या? अरे भाई 2010 में विपक्ष ने एक भी कोई आपत्ति नहीं है। झूठ बोल रहा है। 2010 का उल्लेख कर रहे हैं। 2010 को लागू कर रहे हैं। उन्होंने 2010 का उल्लेख क्या कर हो रहा है? उसको सुनिए आप लोग, सुनने की मत रखिए आप लोग। आप लोग की बारी आएगी तो आप लोग बोलिएगा। सुनिए, आप दोनों को बैठिए। आप लोग रोकने का काम नहीं किया आप लोगों ने, इसे लागू नहीं किया। आप बैठिए ना, बैठिए। हाँ, ये तो आपको बताना होगा सभापति महोदय कि उस समय सरकार गठबंधन धर्म के दबाव में नहीं कर पाए। होने के बाद आप लोग पास सभापति महोदय बताना होगा। 2010 की राजनीति कर रहे हैं तो गठबंधन के दबाव में क्या लागू नहीं किया बता दें। आप एक मिनट, अब बैठिए। आप क्या बोलना चाहते हैं? अकल तरह माननीय भावना जी, मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूँ। नहीं, मेरी भावना से नहीं, मेरे विषयों से सहमत हुई है। भावनाओं से सहमत होगी कुछ एक मिनट नहीं। भावना जी, आप पर आप लोग भावनाओं से सहमत होते तो आरक्षण पास हो चुका रहता अभी तक। भावना जी, भावनाओं से सहमत रहते आरक्षण पास हो चुका रहता। तर्कों पे बात कीजिए, तर्कों पे बात कीजिए, तर्कों पे बात कीजिए, भावनाओं पे बात मत कीजिए। भावनाओं आरक्षण की आप सबके बोलने के बाद भावना जी, सभापति महोदय, भावना जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। आप उधर देख रही हैं। जी जी जी। माननीय आप सभापति कृपा करके इधर देखिए ना, और 2 मिनट के लिए रुकिए। सभापति बोलिए, महोदय, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? केवल एक बात है कि मेरे टोकरी नहीं में बोलेंगे, एक संग 543 बैठिए आम आप। थे। सभापति जी, सभापति महोदय, ये 70 विपक्ष वाले भावना की भावना ही नहीं समझ रहे हैं। एक मिनट आप सुन लीजिए, थोड़ा रुकिए। माननीय सभापति महोदय, ये ऐसी बात है कि मेरे टोकरी में 543 आम हैं, उसमें से मैं 33% महिलाओं को देना चाहता हूं, पर मैं तब दूंगा जब वो 850 हो जाएंगे। ये कौन सा न्याय है भाई? 543 में आप 33% दीजिए ना। आपने अपनी बात कह 850 दी, में क्यों देना अब चाहते आप भावना जी अपना भाषण दीजिए। सबको एक संग मत बोलिए ना, एक आध कोई बोले तो मैं मौका दूं। आदरणीय 5 लोग सभापति बोलेंगे महोदय तो जी। क्या मैं समझूंगा, क्या वो समझेंगी, और क्या रिकॉर्ड होगा? आदरणीय सभापति महोदय जी, दूंगा। मैंने बात की 1996 की, मैंने बात की 1998 की, मैंने बात की 2010 की, 2010 की। मैंने तीनों साल हैं मैंने उसकी बात की। लेकिन जरा ये बता दे विपक्ष, इसके पहले भी लगातार आदरणीय हमारे अनिल बढ़िया दीदी जी ये बोल रही थी कि आप लोगों ने विरोध किया। आदरणीय सदस्य ने भी उस बात को बोला कि कहाँ उल्लेख है, आप सदन की कार्यवाही निकाल लीजिए। कहाँ 2010 के रिकॉर्ड में यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण का विरोध किया? रिकॉर्ड निकलवा करके आप दिखा दीजिए। अभी भी हम बोल रहे हैं, उनकी बात को मैं रिपीट करती हूँ, आप रिकॉर्ड निकलवा करके दिखा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कब आरक्षण का विरोध किया। नहीं तो आप लोग 2023 वाला का रिकॉर्ड दिखा दीजिए, तो क्यों लागू नहीं किया आप लोग? उस पे भी मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जिसमें माननीय सभापति महोदय, इसी की वजह के लिए तो माननीय सभापति महोदय, 23 वाला पूरा रिकॉर्ड 2023 का तो लागू है भाई। क्या क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, लागू नहीं किए बोलते हैं, 2023 का तो लागू है। उसमें क्या इशू है? 23 का लागू हो चुका है ऑलरेडी। ये है जमीन में लाना चाह रहे हैं, डिलिमिटेशन के साथ लागू किया जाए, ये मसला। आपको यही नहीं मालूम है कि जल्दी हमारे महिला लोग प्रतिनिधि छोड़ करके आए और सदन में बात करें, इसलिए इस विधेयक को जो है संशोधन माननीय सभापति महोदय, जल्दी से जल्दी 2023 पारित है, लागू है, आप इतना नहीं मालूम है अगर आपको, तो फिर क्या बात होगी आज? दूसरा विषय यह है मंत्री जी, डिलिमिटेशन के साथ अभी 29 से लागू करना है, यह विषय लेकर के सदन में आया गया। मंत्री जी, एक मिनट, महिला, अरे भाई हर बात। हाँ, माननीय सभापति महोदय जी, बोलिए। 19 सितंबर 2023 को जब पहली बार महिला बिल आरक्षण इंट्रोड्यूस हुआ, 20 तारीख को इस पर बहस हुई और 20 तारीख को ये बिल पारित हुआ, 21 तारीख को राज्यसभा में पारित हुआ और फिर 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति जी का उस पर साइन हुआ। जब वोटिंग के बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर सदन को बता रहे थे, देशवासियों को बता रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा
कि इस पर पहले परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद ही आरक्षण होगा। तो ये बात कांग्रेस के बहनों के द्वारा बार बार आती है कि 2023 में जो बनाया गया है जब ये कानून बना उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, हम 4 विधायक उस समय के गवाह है, मैं गोमती साय जी, हमारे डिप्टी सीएम अरुण साव जी और सुनील सोनी जी, हम 4 लोगों ने वोटिंग भी किया है और हम सब अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि जो देश में पहली बार, देश के उस सदन में पहली बार महिला आरक्षण बिल, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों सदनों में पारित हुआ, कानून बनकर तैयार है। और अभी जो 16, 17, 18 ये 3 दिवस में जो बिल लाया गया, इसमें विपक्ष के लोगों ने उस बिल को गिराया है। इस पर अभी चर्चा चालू है, इसलिए पहली बार वो विधायक आपको मैं मौका देता हूँ, आप बोल लीजिए। तो उन्हें बोलने का मेरे समय में कटौती नहीं की हो गया। हाँ आप बोलिए, एक रुको ना। आदरणीय सभापति जी, बार बार ये बात आ रही है कि परिसीमन का बात कहा गया था, आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा ये बात आई थी, ये बात सत्य है, लेकिन परिसीमन कब होता है? तत्कालिक स्थितियों के अनुसार होता है। आज 2026 के अनुसार आप परिसीमन होते, ना कि 2011 के अनुसार, जिसके लिए हमारे कांग्रेस के अनुसार करेंगे। जनगणना तो 2011 में हुई थी, बोल रही है, मैं उनकी बात की बात। रुकिए तो परिसीमन की बात है, उसमें विपक्ष ने कभी उनको विरोध नहीं किया। कृपा करके सुनिए, तो आपका नाम है, इन सारी बातों को आप अपने महोदय जी, नाम नहीं है, बोल लीजिए। सभापति महोदय जी खुद कानून का ज्ञाता है, देश संविधान से चलता है और देश संविधान के अनुसार चलेगा, किसी एक व्यक्ति के कहने पे नहीं चलेगा, और वो संविधान के हिसाब से ही चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने लागू करने का जो बिल अभी लाया था, ये संविधान से देश चलेगा, न कि किसी व्यक्ति के कहने पे चलेगा। आप हर्षिता जी बैठिए, आपका अभी नंबर आएगा तो आप बोलिएगा, आप बोल लीजिए। सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, वो संविधान इतना छोटा सा नहीं है, लाल वाला जो है ना, ऐसे छोटा वाला संविधान नहीं है, संविधान पूरे संविधान से चलता है देश भाई। ठीक है, तो हमारा पूरा पढ़े हैं। अरे आप बार बार मैंने इसलिए आपसे अनुरोध किया था कि मुझे आप आधा मिनट ही बोलने का समय दे दें, क्योंकि बार बार माननीय सदस्यों द्वारा ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी हम लोगों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। मैं ये रिकॉर्ड आपको करेक्ट कर देता हूं। महिला आरक्षण, जैसे आपके मंत्री जी ने कहा, उसको ध्यान से सुन लीजिए। 2023 का महिला आरक्षण सर्वसहमति से पास हुआ है। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गिरा है वो डिलिमिटेशन पे गिरा है, और महिला आरक्षण का विरोध कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। आदरणीय, सभापति महोदय, सदन में जो हुआ है, सभापति महोदय, 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उस बिल के आधार पर यह संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि 33% आरक्षण 2029 से मिलने लगे, इसलिए वो संशोधन आया था, इसलिए संशोधन आया था, जिसका यही तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इसलिए लाया गया क्योंकि उसके पहले आपने जो लाया था आप उसको बदलना चाहते थे। क्यों बदलने की जरूरत पड़ी, इसका जवाब दीजिए अगर आप इस बात का जवाब दें। राघवेंद्र, आप बैठिए, उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपको मैं मौका दे दूंगा बोलना होगा तो। आपको भी जोश आता है, आपको भी जोश आता है क्या? अब इतना गलत बोलेंगे आदरणीय तो जोश तो आएगा ही। चलिए, माननीय सभापति महोदय, जो प्रावधान थे, प्रावधान के अनुरूप, संविधान के अनुरूप, वो 33% आरक्षण 2023 के विधेयक के आधार पर, संवैधानिक प्रावधान के आधार पर, अभी जो सेंसस हो रहा है उसके बाद लागू होता, क्योंकि जनगणना की कार्यवाही अभी चल रही है। नरेंद्र मोदी जी 2029 से ही ये 33% आरक्षण देना चाह रहे हैं, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। महिला की शक्ति का ये विरोध करने वालों को अंदाज नहीं है। आज यहाँ खड़े होकर ये विरोध कर रहे हैं, ये महिलाएं देख रही है कि महिलाएं वहां बन रहा है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं वहां करेंगे आप लोग
लोग महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं, उसके बाद वो सफाई दे रहे हैं। सभापति महोदय, आप लोग चाह नहीं रहे कि लागू हो, दुनिया देखा है। आप लोग लागू होने देना नहीं चाह रहे। लोग यही चाहते हैं कि परिवारवाद आ गया है, नहीं चाहते महिला आ गया है। महिला आ गया है, लोग चाहते ही नहीं है। आप लोग भी बैठिए। परिवार में एक ही माननीय महिला है। सभापति महोदय, परिवार हम में लोग एक ही महिला चाहते हैं, है, जानो जरूर। आप लोग। माननीय सभापति महोदय, ये जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस ने अफवाह फैलाकर 70 साल 75 साल ये देश में इनकी राजनीति चली है, पर ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, जो आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस प्रकार से काम कर रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण का ये एहसास नहीं है। आंखों में धूल झोंकने वाला भारत है। बैठिए भाई। सर, डॉक्टर साहब, ये जनसभा नहीं है। भारत, भावना जी थोड़ा रुकिए। ये जनसभा नहीं है, डॉक्टर सदन साहब। है। चरणदास जी, तो मैं कह रहा हूँ ये जनसभा नहीं है, जी कहीं सरेआम भाषण नहीं हो रहा है। तो उसी भाषा में लोग बात करें जो हमारे विरोधी सदस्य हैं, विपक्ष के हैं या सत्ता दल मैं के तो हैं। सभी से आग्रह कर रहा हूँ, आप ऐसा भाषण दे रहे हैं कि जैसे आप जनसभा में खड़े अपनी हैं। बात को, भाषण को दीजिए और जो भी वक्ता है आसंदी की तरफ देख के दीजिए। आप लोग डायरेक्ट एक दूसरे को रिप्लाई करने लगते हैं तो वातावरण थोड़ा गर्म हो जाता है। और आपको जो भी बोलना है, सबका नाम है, लगभग जो प्रमुख लोग हैं आप लोग सबका नाम है, और जिनका नाम है वही लोग सबसे ज्यादा खड़े हो रहे हैं। तो कृपया करके आसंदी को सहयोग करिए। और भावना जी, अब आप अपना भाषण दीजिए और कोशिश करिए कि समाप्त करें। जी धन्यवाद सभापति महोदय जी। बोलिए, आप बोलिए। लगभग 15 मिनट आपको सभापति पूरा महोदय समय जी दे रहा अभी तो हूँ, आप इसमें- बोलिए। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय जी, लगातार इस विषय पे सिर्फ सदन में नहीं, सदन के बाहर भी काम चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है और अभी काफी सारे सदस्यों ने विषय पे बातें भी रखी हैं। लगातार एक बात जो आ रही थी महोदय जी कि 543 वर्तमान में जो सीटें हैं, इसी पे आरक्षण क्यों नहीं किया गया। महोदय जी, बहुत स्पष्ट है कि जब 33% आरक्षण को बिना जनगणना और बिना विधिवत परिसीमन के लागू करना असंवैधानिक और अव्यवहारिक कदम है, इसलिए ये जरूरी है कि अभी जनगणना हो पाए। लगातार बात ये आ रही थी कि जनगणना में ओबीसी नहीं पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है। तो महोदय जी, अभी तो सिर्फ घरों की गिनती हो रही है, घरों का तो कोई जाति नहीं होता ना। पहले घरों की गिनती होगी, उसके बाद कौन सी जात का है, किसको वो करता है, उसके बाद वो सेकंड चरण में आएगा। पहले चरण में ही घर से तो हम नहीं पूछ सकते कि भाई तुम किस जात के हो, घर पहले तुम बता दो, दरवाजे खिड़की जो लगे हुए हैं। मोदी जी, इसके अलावा जो विषय आता है कि 543 सीटों पे ही क्यों नहीं होता। आज दक्षिण भारत की हम बात करें, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य किया है, कहीं ना कहीं अगर आज ये लागू होता है 543 सीटों पे, तो उन राज्यों को भी बहुत बड़ा एक नुकसान बिल्कुल हो सकता है महोदय जी। और इस विषय पे आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो भी दिखेगा, बोलिएगा, आप लोग चिंता नहीं है। अध्यक्ष भी अब तो आ चुके हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। बहुत अच्छे वक्ता बैठे हैं सामने, आप सब अभिनंदन है आपका। उसके अलावा महोदय जी, लगातार जिस तरीके से जब 17 अप्रैल का वो समय, जो पूरी देश की महिलाओं का, बच्चियों का जब टीवी पे नजर थी, जो राजनीति में अपना भविष्य और सेवा के करने के लिए जो आगे आना चाहती थी, जिस तरीके से बिल गिरने के बाद में आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी और उनकी कुछ सदस्य फिर से इनको आपत्ति होगी, जिस तरीके से लगातार मेज थपथपा रहे थे महोदय जी, हमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से महिलाओं में जो आक्रोश था, वो आने वाले समय में जब वो थोड़े बहुत कहीं बच भी गए हैं, तो आने वाले समय में महिलाओं का जो प्रकोप है वो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। तो उसके लिए भी आप सब कृपया करके तैयार रहें। जहां तक संशोधन की बात आ रही है विधेयक में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात लोकसभा के उस सदन में कही थी कि मैं देश का गृह मंत्री अमित शाह बोल रहा हूं, मैं इस चीज की बात कर रहा हूं। आप लोगों को देश के गृह मंत्री पे भरोसा नहीं है तो फिर क्या बात की जा सकती। लगातार आपके माध्यम से बात है कि आपके प्रधानमंत्री, मैं फिर बोलना चाहूंगी, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति के नहीं होते, वो पूरे देश के हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो। पूरे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि देश की आम जनता के भी प्रधानमंत्री, जो लगातार उनके हितों की रक्षा भी कर रहे हैं। महोदय जी, बहुत स्पष्टता के साथ हमारे गृह मंत्री जी के माध्यम से ये बात कही गई कि आप 1 घंटे का समय दीजिए, जिन विषयों पे आपको आपत्ति है उन विषयों पे आपको पूरी
पेपर के साथ पूरे संविधान पे चर्चा होने के साथ सारे विषयों को क्लियर किया जाएगा। और इसके बाद जैसे ही ये पता चला कि विषय क्लियर किए जाएंगे, वहां जो सबसे विरोध कर रहे थे विशेष करके केसी वेणुगोपाल जी और राहुल गांधी जी, जैसे ही पता चला सदन से भाग निकले। तो अगर बातों को एक तरफा सुन करके कहने बस से नहीं होता है, दोनों तरफ की बातें, विशेष तौर पर अगर संविधान के तहत कोई बात हुई तो सुनने के लिए उसे हिम्मत भी रखनी होती, जो कि शायद कांग्रेस में या उनके सहयोगी दलों में नहीं है। महोदय जी, मुझे कभी कभी हमें यह भी एहसास होता है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर के महिलाओं में जो उत्साह था, राजनीतिक महिलाओं में, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आला कमान महिलाएं हैं उनको ये डर सताने लगा कि भाई कहीं एक मजदूर की बेटी, कहीं एक किसान की बेटी अगर हमारे संसद में सीट में बगल में आके बैठ गई है तो हमारा जो इकोसिस्टम है कहीं वो खराब ना हो जाए। हो सकता है कि बहुत बड़ा विरोध का कारण ये भी रहा हो, क्योंकि एसी में बैठ करके बात करना महोदय जी बहुत आसान है, लेकिन अपने साथ में गरीब घर की महिलाओं को बिठा करके लेकर के आना, मुझे लगता है शायद अभी तक की किसी पार्टी को ये चीजें हजम नहीं होती हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें महोदय जी, आज भी रवांडा जैसे देश जो 60% से अधिक, स्वीडन और नॉर्वे जैसे 40 से 45%, फिनलैंड में 45% आज भी महिला सांसद है, प्रतिनिधित्व करने का मौका उन्हें हमसे ज्यादा मिला है। 185 देशों में अगर वैश्विक सूची आप देखें तो आज भी हमारा भारत 140वें स्थान पर संघर्ष कर रहा है, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के महिला प्रतिनिधित्व करने से भी पीछे है। महोदय जी, लगातार अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें 2014 से अभी तक लगातार नारियों के उत्थान में, महिला सशक्तिकरण में सिर्फ भाषण नहीं दिए गए बल्कि ऐसे बहुत सारे कानून बना करके महिलाओं को आगे लाने का काम किया गया है। चाहे हम ऐसे विषय जो कभी ये सोचते थे कि शायद हमारे देखते हुए हमारी पीढ़ी में कभी हल नहीं हो पाएगा, चाहे धारा 370 की बात करें, चाहे रामलला के भव्य मंदिर की बात करें, और तो और छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में अगर बस्तर के घने जंगल से नक्सलवाद आज अंतिम सांसें भी उसकी थम चुकी है उसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही सोच थी कि आज छत्तीसगढ़ से भी जो नक्सलवाद है पूरी तरीके से वो समाप्त हो चुका है। महोदय जी, लगातार विपक्ष ने खुद आने वाले समय में 2029 के चुनाव में, मुझे लगता है अगर जरूरी से ये बोलेंगे ये संसदीय भाषा नहीं है, ये हो सकता है बोले खुद ही इन्होंने अपनी कब्र खोदी 2029 के चुनाव में, क्योंकि हर महिला जिसका राजनीति में आने की इच्छा थी, मैं फिर कहना चाहूंगी कहीं ना कहीं उन महिलाओं को इस परिसर के अंदर आने से अगर किसी ने रोका है तो वो कांग्रेस पार्टी है, इनकी इंडी गठबंधन है। महोदय जी, लगातार कभी अलग बहाने से कभी इसी अलग बहाने से यहाँ बहुत सारे विषयों की चर्चा हमारे विपक्षी साथियों ने की। हमारी बहुत ही सम्मानित सदस्य आदरणीय लता उसेंडी जी जब इन विषयों पे अपनी बात रख रही थी, मुझे बड़ा देख करके हम सब महिलाओं को बड़ा दुख हुआ। हम ये सोच रहे थे कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, शायद तय सब यही दिमाग में करके आए थे कि आज कोई किसी का विरोध नहीं करेगा। आज हम महिलाएं जो जीत करके यहाँ पे आई हैं, जो महिलाएं आज हमें टीवी पर या सामने बैठकर जो देख रही, कहीं ना कहीं आज पक्ष विपक्ष न बन करके इन महिलाओं की आवाज इस सदन में आज लाएंगे। बहुत दुख होता है महोदय जी, जब पहली हमारी सदस्या उठी, एक बार अगर उठने पे तर्क वितर्क अपनी जगह, एक बार उठने पे अगर उनके मेज थपथपा देते तो शायद हमें भी लगता कि हाँ भले यहाँ पर वैचारिक मतभेद है लेकिन मनभेद हमारे बीच नहीं है, जो कि संभव नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर से ही आवाज आई कि हम संविदा से आए हुए हैं, जबकि जनता ने हमें भी चुन के यहीं भेजा है। देखिए, आपके जो हमारे भाई साथी हैं सदस्य, उन्होंने भी बहुत आरोप प्रत्यारोप किए, वो बात भी आप लोगों से छुपी नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप तो हमारे सदन की कार्यवाही की एक प्रक्रिया है, उसमें दुख उस बात का नहीं है। दुख इस बात का है कि हमारे जो सदस्य उठी थी, आप लोगों ने ये बात कहा कि भाई आपको यहाँ होना चाहिए था, आपको वहाँ होना चाहिए था। मैं आप लोगों से एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगी, महिलाओं के लिए संवेदनशीलता क्या सिर्फ महिलाओं के अंदर होती है क्या? आज हमारे भाई वो जो पुरुष साथी सदन में बैठे हैं, क्या उनमें महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता नहीं हो सकती? क्या पुरुष है तो क्या उनके अंदर करुणा नहीं हो सकती? आप उसका जीवंत उदाहरण हमारे मुख्यमंत्री जी को देखिए। जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने, चाहे प्रधानमंत्री आवास की मैं बात करूं, चाहे आज मैं 1000 रुपए महतारी वंदन योजना की बात करूं, पुरुष होने के बाद भी, पुरुष मुख्यमंत्री होने के बाद भी महिलाओं के अधिकार को आज लगातार 2.5 साल सरकार बनोगे, कोई ऐसा महीना नहीं था जो हमारी बहनों को 1000 रुपया नहीं मिला। ये उनकी संवेदनशीलता है, जो एक पुरुष प्रधान समाज में होकर भी महिलाओं की भागीदारी समाज में जो रहनी चाहिए उसको वो समझते हैं। तो इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत, हमारी सभी बहनों के साइड से, पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साइड से बहुत अभिनंदन करती हूँ कि इतनी करुणा, इतनी संवेदनशीलता उन्होंने महिलाओं को लेकर के दिखाई। आदरणीय महोदय जी, मैं बस कुछ लाइन बोलकर अपनी बातें खत्म करूंगी, जो कि आक्रोश सभी महिलाओं में बहुत है और ये सिर्फ इस सदन के अंदर नहीं बल्कि आम चर्चा का भी विषय है। पंच से लेकर के जनपद से लेकर के जिला से लेकर के आम जो कार्यकर्ता हैं, उनमें भी ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं आने वाले समय पे विधानसभा के इस पवित्र सदन में, लोकसभा के इस पवित्र सदन में हमें भी पैर रखने का मौका मिलेगा, हम भी अपने क्षेत्र की आवाज बन पाएंगे। लेकिन
फिर से मैं अपनी बात कहना चाहूंगी कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन, उनके माध्यम से उनकी आवाज को, उनके कदमों को इस विधानसभा तक पहुंचने के लिए रोका गया है। बस मैं यही कुछ लाइन बोलकर अपनी बातें समाप्त करूंगी। महोदय जी, मैं नारी हूं, संसद के लोगों, मेरा शोभ पुराना है, मेरी पीड़ा को भारत भूमि ने देखा और जाना पहचाना है। मैं वर्षों जंजीरों में जकड़ी जैसे कोई पाषाण हुई, आक्रांताओं की बर्बरता से क्षण क्षण लहूलुहान हुई। मैं व्रती हूँ, मैं सती हूँ, मेरी अस्मिता को क्षति हुई। मैंने भी अपना रक्त दिया जब राष्ट्र को गति मिली। स्वाधीन हुई भारत भूमि पर मुझे दहलीजों पर रोका है, यह नारी के अधिकारों पर फिर उस संविधान से धोखा है। दशकों संसद की सीढ़ी से वापस हमको लौटाया क्यों, कल मिलेगा अधिकार तुम्हें, यह कर हमें भरमाया क्यों। आरक्षण मुमकिन है अभी, फिल कर पर टाला क्यों, जब कांटा निकालना संभव था तो जख्म पाला बिठाया क्यों। सुन लो विपक्ष के हमारे साथियों, जो छल कपट आप लाए हो, जिस मातृशक्ति को छला है आपने, उसी से आज फिर ठकराए हो। ना द्रौपदी बनकर कृष्ण की राह तकूंगी, अब ना मैं मौन रहूंगी, दुर्गा बनकर हुंकारूंगी, चंडी बनकर दोहूंगी। देख रही भारत की नारी, देख रहा सारा संसार, संघर्ष करेंगे अभी हम, लेकर रहेंगे अपना अधिकार। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आदरणीय सभापति अध्यक्ष महोदय जी, बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तिरंगा